हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लेकर आया हूं 2015 से 2019 के बीच में लेखपाल के जितने भी पेपर आयोजित किए गए थे उन सभी का यहां पर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिससे कि आपको लेखपाल के एग्जाम में मदद मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, और इस क्वेश्चन में आपको एक पद्यांश दे रखा है और उसके यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर इस पद्यांश से आपको ढूंढने हैं। लेकिन इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पद्यांश में भी क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये आपने पद्यांश सुन लिया होगा और इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना भी है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अपरसीम भौतिक विकास। आपको यहाँ पर पद्यांश में से वीडियो को पॉज करके ढूंढना है सभी क्वेश्चनों को कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। तो इस तरीके से इस पद्यांश के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों के आंसर आपने दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेखा चित्र। आपको यहाँ पर याद रखना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचना है जैसे कि लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये भी क्या हैं, आपकी रेखा चित्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी या फिर बघेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मगही। आपको यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठना है क्योंकि ये जो चकबंदी का आपका पेपर है इसमें सिर्फ मैं आपको हिंदी का पोर्शन कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको मैं अलग से क्वेश्चंस और बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बेटा हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। सबसे पहली पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी। आपको एक बार फिर दोबारा मैं यहाँ पर पुनः बता रहा हूँ कि हिंदी की कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी। अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां शामिल हैं। तो सबसे पहली है आपकी अवधी, फिर बघेली, फिर छत्तीसगढ़ी। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू ये भाषा आती हैं। जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली तथा मगही शामिल हैं। तो ये सभी आपको भाषा याद रखनी है कि किस किस भाषा में कौन कौन सी भाषा सम्मिलित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्या सुंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदर। अब यहाँ पर हम सुंदर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शाहजहां के दरबार में हिंदू कवि सुंदर का निवास स्थान था। इसने सुंदर श्रृंगार नामक लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सुंदर थे जिनको महाकवि राय कहा जाता है, इन्होंने किसकी रचना की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर श्रृंगार नामक लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। क्या दे रखा है, व्यंग्य लेखक सामाजिक डैश 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 पर तीखा प्रहार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। रहीम दास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास या फिर तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज्ञानश्री काव्यधारा या संत काव्यधारा, इसका संत काव्यधारा भी नाम होता है, भक्ति काल का आरंभिक काव्यधारा है। इस धारा के प्रमुख कवि भी आपको याद रखने हैं, जैसे कबीर दास, रैदास, दादू दयाल, मलुक दास, नानक देव, सुंदर दास आदि हैं। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आपके पेपर में आए, कुछ अलग तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासोट की रचना की थी, जबकि भगवान सिंह व्यंग लेखाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। अपने अपने राम इनकी प्रमुख कृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्विवेदी युग से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिशंकर परसाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक मिलान करना है और बड़े ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये जो 15वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान, संप्रदान, कर्म या फिर करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करण। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लेखपाली की तैयारी करनी है, अगर आपको लेखपाल बनना है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जगह कोई और न ले सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कारणवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 19 और 20 में क्या करना है, शब्दों के सही पर्यायवाची चुनने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपको समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्णव।
अब यहाँ पर समुद्र के आपको अन्य पर्यायवाची भी याद रखने हैं, जैसे सिंधु, सागर, जलधि, पयोधि, पारावार, नदीस, वारेस, रत्नाकार, ये भी क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो ये पर्यायवाची आपको याद रखने पड़ेंगे। हमारा 20वां क्वेश्चन है सौदामणि। तो सौदामणि का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत। अब यहाँ पर भी आपको इसके अन्य पर्यायवाची याद रखने हैं, जैसे चपला, तड़ित, चंचला, दामिनी, क्षण प्रवाह, चंपा, ये सभी क्या हैं, सौदामणि के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उद्भावना। हमारा अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोध। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि भयानक रस का स्थायी भाव वह है, जबकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वहीं आपको एक और याद रखना है कि ये जो विस्मय है वो आपका उद्भव रस का स्थायी भाव है। तो ये तीनों भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सी संधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंडलियां। किसका होता है, कुंडलिया का होता है। अब यहाँ पर कुंडलिया के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। इसका निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और बाद में 2 छंद रोला के होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि कुंडलियों में कितने चरण होते हैं। तो 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि कुंडलियां कैसा छंद है, तो कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। इसका निर्माण किस किस से होता है। तो इसका निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 25वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्जव। क्या हो जाएगा, आर्जव। हमारा अगला क्वेश्चन है अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीभत्स। हमारा अगला क्वेश्चन है ने कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाला इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पो प्लस अन। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है, तो ये एक अयादी संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुगलखोर। हमारा अगला क्वेश्चन है अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, अंबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 35वां है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ह।
अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो संघर्षी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं और निर्देश क्या है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला दे रखा है आपको मजदूरों की बस्तियों में, मतलब यहाँ पर आपको पहला और अंतिम वाक्य दे रखा होगा। बाकी के जो 4 वाक्य हैं वो आपको डिस्टर्ब दे रखे हैं, मतलब कोई कहीं दे रखा है कोई कहीं दे रखा है, तो उनको आपको करना क्या है, व्यवस्थित करना है सही तरीके से। तो जिसमें क्या लिखा हुआ है, मजदूरों की बस्तियों में। अब पढ़ लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के। दूसरा क्या है, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। तीसरा क्या है, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। चौथा क्या है, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाएं। और छठा दे रखा है आपको बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो इसको व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है, मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद आएगा र, व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर आएगा व, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि सुविधाओं, फिर आएगा ल, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, फिर आएगा य, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 39वां क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है आपको, इन सभी को सम्मिलित करके एक उच्च या उचित आपको वाक्य बनाना है जिसका कि एक स्पष्ट अर्थ निकल सके। तो 39वां क्वेश्चन भी आप लोग स्वयं करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, र, य, व और ल। आपको इसको व्यवस्थित करके देखना है कि इसका क्या अर्थ निकलता है। हमारा 40वां क्वेश्चन है और 40वें क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है। क्या दे रखा है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और छठा दे रखा है अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसको पढ़कर देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहला कौन सा, रामायण। तो पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि सवाल में हमें करना क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार 1, 2, 3 और त्रुटि रहित होने पर 4 पर चिन्ह लगाएं। तो सबसे पहले हम सवाल को देख लेते हैं। क्या है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अप्रमाणित नहीं मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा क्योंकि कभी भी सरलतम के साथ सबसे नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक एवं प्रशासक
कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, गलत होगा, क्योंकि सरदार पटेल से अच्छी न होके क्या आना चाहिए, सरदार पटेल से अच्छा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं दे रखी हैं और उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, साथ में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और ये देखूंगा कि कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से देखना है कि पहला और छठवां वाक्य जो है वो आपका फिक्स रहेगा, वहीं य, र, ल, व ये आपके यहाँ पर क्रम में नहीं है, आपको क्रम में करके इसको पूरा व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसके बाद यहाँ पे आपको य, र, ल, व दे रखे हैं और छठा दे रखा है, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व, य, ल, र। आपको यहाँ पर पॉज करके इसका आंसर ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ मैं आपको इसका आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 6वां क्वेश्चन है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। फिर यहाँ पर आपको 4 इसके य, र, ल दे रखे हैं और छठा दे रखा है आपको सीधे निवेश किया जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व, ल, य, र। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बम फटा, जो वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वरूप बोधक। अब आपको याद रखना है कि ये स्वरूप बोधक होता क्या है। तो अगर किसी भी वाक्य में समान, तरह, भांति, ऐसा तथा जैसा इत्यादि आता है, वहाँ पर स्वरूप बोधक अव्यय होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करें। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक गद्यांश दे रखा है, फिर आपको करना क्या है कि 10 से लेके 14 तक उनके क्वेश्चंस को इस गद्यांश में से छांटना है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी हम इसका आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचान और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है,
भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता, या शिक्षा का माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा कवितावली। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वहीं रामचरितमानस, ये सभी अवधी भाषा में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौजी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अनुकांत शैली में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेम पथिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम विशिष्ट रचना कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसू। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नील देवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको 19 से लेके 21 तक रिक्त स्थान दे रखे हैं और उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको उचित विकल्प चुनकर उसका आंसर देना है। तो 19वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मनुष्य के, फिर आपको रिक्त स्थान दे रखा है, मैं पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, कष्ट, सुख, एकांत या तनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एकांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रवंचन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानकीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाण्योचित्य। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह कौन सी संधि विच्छेद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यह एक यड संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि अन्वीक्षण में कौन सी संधि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि होगी। वहीं इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हमारा 24वां क्वेश्चन है, शीतर्तु का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीत प्लस ऋतु। वहीं आपको याद रखना है कि ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेपाली। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2015 को संपन्न हुआ था और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में हुआ था। 12वां
विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में न्यूयॉर्क में प्रस्तावित हुआ था। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेवाती। हमारा अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलुक तत्पुरुष। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्विगु समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बीभत्स का विरोधी रस श्रृंगार रस है, जबकि बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? घृणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रदान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दोस्तों विलोम शब्द चुनने हैं। सदैव, सदैव का क्या होता है? विरत। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सहोदर, इसका सही आंसर हो जाएगा परोदर। हमारा अगला सवाल है और यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं कि 35 से लेकर 37 तक आपको पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। तो आपको 35वां सवाल दे रखा है यातुधान। इसका सही आंसर हो जाएगा निशिचर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यातुदान जो होता है वो राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है, और राक्षस के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे दैत्य हो गया, दानव, असुर, ये सभी क्या हैं? असुर के या राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रियामा। क्या हो जाएगा? त्रियामा। अब इसके भी अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे निशा, रजनी, रात्रि, भिवा, ये सभी क्या हैं? रात के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 37वां है, ग्रीवा। और ग्रीवा का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा गर्दन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करण तत्पुरुष। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्विग समास। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इच्छावाचक। तो सबसे पहला सवाल है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृपण। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि ज़रूरत से कम पैसे में आवश्यकता को पूरे करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मितव्ययी कहेंगे। कम या थोड़ा खर्च करने वाले को अल्पव्ययी कहा जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक रिक्त स्थान दे रखा है और आपको इसको फिल करना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, फिर डैश दे रखा है आपको, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश दे रखा है, रहना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्यत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि उद्यत का आंसर क्या होता है? तैयार रहना, जबकि संबंध का अर्थ होता है जुड़े रहना। तो ये आपको अर्थ पता रहेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। वहीं उद्यत का जो तात्पर्य होता है वो होता है उम्र, प्रचंड, दुष्ट, ये सभी इसके क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। दोस्तों अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
देशांतर में कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या फिर उपमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अब आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसका मतलब होता है आकाश रात के समय पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, अतः इस प्रकार यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेय। अमेय तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है बेटा? अमृत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 और 10 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो कौन कौन सा वाक्य सही है, कौन कौन सा गलत है, वो हम पढ़कर देखते हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजवासी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजवासी के श्रेष्ठ कवि हैं। और डी दे रखा है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दोस्तों आपका जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि घनिष्ठ क्या है? एक तत्सम शब्द है जो क्या कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या पूर्ण भूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं खाना खा चुका था, तो वो खाना कंप्लीट कर चुका था अपना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उसका सही हो जाएगा पूर्ण भूत। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर संबंध कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि जब कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंबल है वो राजा से क्या हुआ है? अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ दे रखी हैं और उनका सही अर्थ आपको चुनना है। आपका 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। क्या बात है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी शर्म को छिपाने के लिए जो बिना बात की बातें करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आपको विलोम शब्द बताने हैं। तो 17 में आपको बताना है कि कृश का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हष्ट पुष्ट। आपको याद रखना है कि जो कृश होता है इसका अर्थ क्या होता है? दुबला पतला, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी जानकारी रखने वाला, जबकि सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो आपको दे रखा है अज, अजन्मा। ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अज, अजन्मा का अर्थ क्या होता है? जो जन्म मरण से मुक्त हो, अर्थात जो अमर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अज, अजन्मा बोलते हैं। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर, क्योंकि जो ईश्वर है वो क्या है? अमर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आपको निर्देश क्या दे रखे हैं? प्रश्न संख्या 22 और 23 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो, उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। मतलब अगर कोई गलती है तो आपको ए बी सी में से चयन करना है, और अगर ये बिल्कुल वाक्य आपका पूरा सही है तो आपको डी करना है, जिसमें कि कोई भी त्रुटि नहीं है। तो आपका 22वां क्वेश्चन क्या है? विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। अब ऑप्शन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 क्या है आपका? सही हो जाएगा जलपान को, कि जलपान को क्या है आपका एक त्रुटि है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यालय में जलपान का। तो यहाँ पे जलपान को नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? जलपान का आएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, अच्छी लगती है। ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आँख, अग्र या फिर आग? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्र क्या है? एक तत्सम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपके 2015 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीत प्लस अनुसार। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रीत्य अनुसार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 और 3 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रमत्त, जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। अब आपको इसका दूसरा अर्थ बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनक। कनक का अर्थ दे रखा है आपको धतूरा, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो सोना होता है और दूसरा धतूरा होता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जिस अलंकार में एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला दे रखा है आपको, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महिला के साथ हमेशा विद्वान की जगह पर विदुषी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा,
एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपको प्रश्न संख्या 6 और 7 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक। अब आपको याद रखना है, जो हृदयवान हो उसे हम क्या कहते हैं? सहृदय। क्या कहते हैं? जो हृदयवान होता है उसको बोलते हैं सहृदय। जो साथ चलने वाला हो उसको बोलते हैं सहचर, और जो साथ कार्य करने वाला हो उसको बोला जाता है सहकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भला चाहने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हितैषी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रच रांची, ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदुषी। आपको याद रखना है कि विद्वान एक पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या फिर आश्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यास। तद्भव वह शब्द होते हैं जिसका उद्भव संस्कृत से होता है, जैसे प्यास, पत्थर, पानी आदि। इनका तत्सम क्रमशः पिपास, प्रस्तर तथा पानीय होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि तद्भव वे शब्द होते हैं जिनका उद्भव किससे होता है? संस्कृत से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। आपको याद रखना है, काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है, क्योंकि घटा शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार हुआ है और दोनों के अर्थ में क्या है? भिन्नता है। जब कभी आपके एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाकू। याद रखिएगा, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये एक कैसा शब्द है? तो यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विग समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकृष्ट। अब आपको याद रखना है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं संस्कृत के समान होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपकी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग हो सके। और ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी में होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहीं से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो अगर आपने 5 से 10 साल के यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर की जो हिंदी है उसको मैं आपको सॉल्व करा दूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक वाक्य दे रखा है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अत्यधिक लिखा हुआ है, जबकि ये होता क्या है? अत्यधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भासित,
बलिष्ठ या फिर अस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 19 और 20 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जैसे कि दोस्तों हाथी जो होता है वो बहुत अधिक खाता है, और अगर आप उसको एक रोटी दे दोगे तो ये किसके समान है? ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूंस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामत करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 और 22 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को, ऑप्शन है आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या स्नेह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रणाम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, माता जी को प्रणाम करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों इसके शुरू के 3 क्वेश्चनों को मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। हम लोग यहाँ पर 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलुक तत्पुरुष। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि अगर पेपर में आता कि हिमालय से यमुना निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। या फिर कोई क्वेश्चन आ जाए, वह घर से बाहर आई, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। मतलब अगर संज्ञा के जिस रूप से तुलना, अलगाव, समानता का भाव प्रकट होता है उसमें अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अपादान कारक कहाँ कहाँ पर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है। मैं शुरू के 3 क्वेश्चनों को आपको लास्ट में कराऊंगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रविड़ भाषा परिवार से। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल आदि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सत प्लस शास्त्र। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक व्यंजन संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्र वाक्य। यहाँ पर आपको याद रखना है कि संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और विधिवाचक। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अव्यय पदबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाली भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेर। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि शेर के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे मृगराज, मृगेंद्र, महावीर। ये क्या है? हमारे पास शेर के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकर्मक। अब आपको पता होना चाहिए कि अकर्मक क्या होता है। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोर से हंसा, कौन हंसा? मीरा हंसी, इसलिए ये क्या होगा? अकर्मक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपदेशक। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि निर्देशक, लाघव तथा विवरण ये सभी विराम चिन्ह के भेद हैं, जबकि उपदेशक विराम चिन्ह का भेद नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि जो लिखा हुआ है महात्म्य, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शौरसेनी से। हमारा अगला सवाल है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा देशेस। क्या कहते हैं? देशेस कहते हैं। वहीं आपको याद रखना है कि विदेशी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो विदेशी भाषा के हैं। बाकी मैंने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में पहली वीडियो में बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत लंबी वस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुमान। क्या हो जाएगा? अनुमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्री पुरुष की समानता। कबीर एक भक्ति काल के प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का विरोध किया। इन्होंने कभी स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं की। हमारा अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समासोक्ति। क्या है? समासोक्ति।
अब मैं आपको पहले 3 सवाल पढ़ाता हूं और उनके आंसर बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके निर्देश पढ़िएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांशों के सही हिंदी अनुवाद का चयन करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। क्या है? अकॉर्डिंग टू बीजक कोस्ट वर्क्स आउट एट द मार्केट रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बीरियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र।